अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 पिछली वीडियो से जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और फिर जो हमारा एक टेम्पो बन गया था इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करने का, वो बीच में से टूट गया। और उनका रीज़न में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर जो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, उनको दे चुका हूँ। और व्हाट्सएप वगैरह पे भी और सोशल साइट पे भी जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हैं और ये पूछ रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो उनको भी मैं जवाब जो है वो दे चुका हूँ। रीज़न ये था कि जो मेरा मोबाइल था जिससे ये वीडियोस वगैरह शूट करता था मैं और एडिट वगैरह करता था, जिसके अंदर यूट्यूब से रिलेटेड सारा डाटा था, ना सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड बल्कि इस पिछले पूरे साल का ही डाटा मेरा जितना भी था उसके अंदर स्टोर था, वो गन पॉइंट के ऊपर जो है वो स्नैच हो गया था। तो वो सारा डाटा जितना भी था वो सारे का सारा चला गया। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं बच रहा था कि मैं जाऊं और एक नया मोबाइल ख़रीदूं और उसके अंदर फिर डाटा जितना भी मेरा लॉस हुआ है उसको रिकवर करूं, सॉफ्टवेयर जितने हैं वो सारे के सारे दोबारा इंस्टॉल करूं और दोबारा से ये चीज़ स्टार्ट करूं। तो इन सब चीज़ों को दोबारा से लेके आने के लिए, मतलब इस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करने की मोटिवेशन को अपने अंदर उजागर करने के लिए जो है वो अच्छा खासा टाइम लग गया। और दूसरा टाइम भी नहीं बच रहा था, मैं जॉब से जो है वो अच्छा खासा लेट आता हूँ, तो मोबाइल भी लेने जाने के लिए जो है वो टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था मैं। तो अब जो है वो मोबाइल लेके आया हूँ और सारा जितना भी डाटा था, जितने सॉफ्टवेयर थे, जितनी चीज़ें थी यूट्यूब से रिलेटेड, वो सारी की सारी दोबारा रिकवर की हैं। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इन लेक्चर्स को जो है वो कंटिन्यू रखें। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 का सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था एक छोटा सा, और ये कहा था कि 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस को हम लोग जो है प्रूफ करेंगे कि ये जो 3 केसेस हैं इसके अंदर जो बॉडीज़ मोशन परफॉर्म कर रही होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हैं। ठीक है, उन 3 केसेस में से हमने एक छोटा सा केस लिया है आज की इस वीडियो के अंदर, जो कि काफ़ी छोटा सा है, और हम आज सिर्फ उसी को जो है वो एड्रेस करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे कि उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और कैसे प्रूफ करेंगे, जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं पिछली वीडियो के अंदर, कि अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मोशन है वो आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, जो इसका दूसरा केस है प्रोजेक्शन वाला, वो काफ़ी लेंदी एक टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज का जो फिर हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 2 होगा, काफ़ी छोटा सा, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जो कि केस नंबर 1 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि जिसके अंदर किसकी मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर किसकी मोशन, स्प्रिंग की मोशन, एक हेलिकल स्प्रिंग की मोशन जिसके साथ एक मास कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, अब इसकी कुछ वर्डिंग वगैरह भी होगी, नोट से आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पे सिर्फ उसको जो है वो उर्दू के अंदर रिपीट कर लेते हैं। वर्डिंग किस तरह से होगी कि कंसीडर करो एक आपके पास हेलिकल स्प्रिंग है जिसका एक एंड जो है वो एक फिक्स एंड के साथ जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, ये फिक्स एंड है, इसके साथ हमने इसका एक एंड अटैच किया हुआ है, और इसके दूसरे एंड पे, इस हेलिकल स्प्रिंग के दूसरे एंड पे हमने एक मास कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसको हमने एम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे हमने मास कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम लोग क्या करें कि इसकी जो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, जिसके ऊपर ये मूव नहीं कर रहा है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगी, इसकी मीन पोजीशन होगी। अब अगर हम लोग इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, ठीक है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग मतलब इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके आएँ, यानी कि इसको स्ट्रेच करें या फिर इसको कंप्रेस करें, आगे की तरफ लेके आएँ या फिर पीछे की तरफ लेके जाएँ, तो क्या होगा, मतलब जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे लेके आएंगे या फिर इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी मेन पोजीशन से छेड़ेंगे इसको और छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि ये मूव करना स्टार्ट कर देगा अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन जो है ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। और ये वाली मोशन अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, मोशन हमें पता है किस तरह से होती है कि इसको अगर
हम लोग इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें और छोड़ दें, तो ये अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स मूव करना इस तरह से टू एंड फ्रो स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंडीशन देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमने पढ़ी थी, वो क्या थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है तो उसके पीछे लाजमी तौर पे कोई एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी। यहाँ पे वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है? इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब कि ये वाली जो हमारे पास बॉडी है या फिर ये वाला जो मास है, इसको हम लोग इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापसी लेके आने के लिए? वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है। और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो है वो ज़रूरी होती है, मतलब नेसेसरी होती है। और हर केस के अंदर आपको मिलेगी कि वही फोर्स जो है वो उस बॉडी को, आप लोग देखोगे हर केस के अंदर कि वही फोर्स जो है वो उस बॉडी को अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वापसी लेके आ रही होगी। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं, तो ये स्प्रिंग के अंदर एक ऐसी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होती है कि जो जब ये बॉडी इस वाले पॉइंट के ऊपर होती है तो ये इसको वापसी अपनी मेन पोजीशन की तरफ खींचती है। फिर ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आती है, लेकिन मेन पोजीशन के ऊपर आके रुकती नहीं है। किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। ये भी एक केस हम लोगों ने अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर शायद जब हम लोग इनर्शिया या फिर ये वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे तो एक कंडीशन ये भी पढ़ी थी कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसके पास लाजमी तौर पे इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो कि शायद पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोग ने मिस कर दी है, क्योंकि आपकी शायद इस वाली बुक के अंदर, फर्स्ट ईयर वाली बुक के अंदर जो है वो मेंशन नहीं था। लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारे पास बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है, लाजमी तौर पर उसके पास जो है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए होता। अब कहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग इसको छोड़ेंगे तो ये जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है इस स्प्रिंग के अंदर, वो इसको वापसी खींचेगी मीन पोजीशन के ऊपर। ये अपनी मेन पोजीशन तक वापसी आएगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। और इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर भी और फर्स्ट ईयर के अंदर भी चैप्टर नंबर 3 वगैरह के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, बल्कि पीछे जाएगा और इसको कंप्रेस कर देगा। ठीक है, ये जब कंप्रेस होगा मतलब बॉडी फर्ज करो कि यहाँ पे आ गई। अब जब ये कंप्रेस हुआ होगा तो दोबारा से इसकी जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है इसको मेन पोजीशन की तरफ जो है वो धकेलेगी। फिर ये मेन पोजीशन के ऊपर आएगा और यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि क्या होगा कि आगे की तरफ चला जाएगा। और फिर इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो दो कंडीशंस तो हमने देख ली कि एक रिस्टोरिंग फोर्स तो इसके अंदर है और इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी वो यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो अगर सेटिस्फाई हो रही हुई तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाली जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तीसरी चीज़ क्या थी कि एक्सेलरेशन जो है इस मूविंग बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। ये चीज़ हम लोग पिछली वाली के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे, अगर ये प्रूव हो गई तो हम लोग यहाँ पे टिक मार देंगे। और आखिरी क्या थी कि जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होनी चाहिए। यानी कि नेगेटिव का साइन जो है वो शो करता है कि जो डायरेक्शन है उस बॉडी की हमेशा वो अपोजिट, जिस डायरेक्शन के अंदर वो जा रहा है उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन की में होगी। मतलब ये कि वो बॉडी हमेशा जो है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आने की कोशिश कर रही होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे भी प्रूफ करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? क्योंकि ये हेलिकल स्प्रिंग है तो हमें पता है कि फ्रॉम हुक्स लॉ, मैट्रिक क्लास के अंदर हमने जो है वो उसको पढ़ा था। हुक्स ने एक लॉ दिया था इस स्प्रिंग की फ़ोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कि अगर आपको इसकी फोर्स की इस स्प्रिंग की फ़ोर्स कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे? इस तरह से करके था वो कुछ। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स और फोर्स इज़ इक्वल्स टू माइनस का के एक्स। ये के क्या होता था हमारे पास? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये तो इतना तो सबको याद होगा। ठीक है, कि ये के जो होता था हमारे पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता था। और ये जो इक्वेशन है या फिर ये जो हमारे पास फॉर्म है ये हुक से हमें मिली है।
फिर अगर एक और चीज़ देखें हम लोग तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें क्या चीज़ पता लगी थी कि फोर्स जो होती है वो ma के बराबर होती है। ठीक है, फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, ma के बराबर होती है। तो इसको बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम लोग कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स के ही बराबर होती हैं, ये स्प्रिंग की फोर्स के लिए और ये जो होता है ये भी अगर हम लोग मतलब यहाँ पे भी देखें तो फोर्स के ही इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एम ए जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस का के इंटू एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन देखनी है, एक्सेलरेशन के बारे में जानना है, तो एक्सेलरेशन यही रहेगी नेगेटिव के एक्स और अपॉन में जो है वो एम आ गया। अच्छा, अगर एम को मैं सिर्फ के नीचे लिखूँ तो एक ही बात है, एम को अगर यहाँ पे लिखें हम लोग अपनी आसानी के लिए तो ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड ही हो रही हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो के जो है वो एक कांस्टेंट है, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया। मास जो होता है उस बॉडी का वो भी एक कांस्टेंट ही होता है, ज़ाहिर सी बात है वो चेंज होगा नहीं। अगर ये 2 kg की है तो 2 kg की रहेगी थ्रू आउट द मोशन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो के अपॉन एम है ये पूरी की पूरी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट ही आएगा। मतलब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है तो इनकी जो डिवीज़न होगी वो भी हमारे पास कांस्टेंट ही एक वैल्यू देगी। तो क्या चीज़ सामने आई हमारे कि a जो है वो इज इक्वल्स टू नेगेटिव, यहाँ पे आ गया कांस्टेंट, ठीक है, और आपके पास x जो कि यहाँ पे है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी है, शुरू से क्या चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगता है कब, कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। जैसे यहाँ से हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आया। अब अगर दोबारा हम लोग एक स्टेप पीछे जाएं, ठीक है, एक स्टेप अगर हम लोग पीछे जाएं और एक कांस्टेंट और इक्वल टू की जगह पे प्रोपोर्शनल लगा दें, यहाँ पे तो लगा सकते हैं, नेगेटिव का साइन अपनी जगह पे और एक्स अपनी जगह पे। तो इससे क्या प्रूव हुआ, ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास डिस्प्लेसमेंट के, और साथ में ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो इस बॉडी की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आपको नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ काफ़ी जगहों पे मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा, या फिर ये वाली चीज़ अगर इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। मतलब क्या कि इसको जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे आप लोग, उतना ज़्यादा ये स्प्रिंग जो है वो आपके पास स्ट्रेच होगा, उतनी ही इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जो है वो स्टोर होगी और ये उतनी ही तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव का साइन है वो हमें क्या बता रहा है कि जितना आप इसके ऊपर इसको स्ट्रेच कर रहे होगे, फ़र्ज़ करो कि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट हो रही होगी वो इसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रही होगी। मतलब इसको हम लोग इस तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट हो रही होगी वो लाजमी सी बात है इसको इस तरफ खींच रही होगी, और जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स है लाजमी सी बात है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन भी होती है। उस साइड की हमने देख ली। फिर जब ये इधर आएगा इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, पीछे की तरफ चला जाएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। स्प्रिंग को जब कंप्रेस करेगा तो फोर्स यहाँ पे जो जनरेट होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर जनरेट होगी। मतलब ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा। मतलब जब ये इस तरफ आ रहा होगा तो स्प्रिंग इसके ऊपर उस तरफ फोर्स लगा रहा होगा और एक्सेलरेशन भी वहाँ की तरफ होगी, और जब ये वहाँ जा रहा होगा तो फोर्स इसके ऊपर पीछे की तरफ लग रही होगी और एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ लग रही होगी। यानी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन या फिर अपोजिट होगी इस मोशन के जो ये बॉडी जो है परफॉर्म कर रही होगी। अच्छा, एक और चीज़, ये तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। अब स्प्रिंग का टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फार्मूला है जो यहाँ पे आप लोग जहन में रख लें। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने का जो फार्मूला है
स्प्रिंग के वो क्या है 2 पाई m/k अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये आपके पास जो है वो स्प्रिंग की जो है वो स्प्रिंग का अगर आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो वो निकालने का फॉर्मूला है। और अगर इसी तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि वो 1/t होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 पाई m/k, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इस तरह से शो होगी कि 1/2 पाई, ठीक है, k/m रूट के अंदर। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया और ये जो है आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। अच्छा, अब टाइम पीरियड का मतलब क्या कि ये एक कंप्लीट जो है ना वो अपनी जो मोशन है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से, मतलब इसको छोड़ा यहाँ गया और यहाँ आया, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो इसको टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। और वो कैलकुलेट कैसे होगा, इस वाले फार्मूले से। आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए, मास चाहिए और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। बाकी ये कांस्टेंट है, आप इसकी एक वाइब्रेशन का टाइम बता सकते हो। अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट पता हो और इस बॉडी का मास पता हो तो आप उसकी एक वाइब्रेशन का टाइम बता सकते हो कि वो एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम जो है वो लेगा। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हो कि एक सेकेंड के अंदर वो कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा, सेम उसी डाटा से। अगर टाइम पीरियड पता है तो सिंपली ये वाला फार्मूला 1/t कर दो, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड नहीं पता, डायरेक्ट वो आपसे बोल रहे हैं कि हमें जो है फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ, मास उस ऑब्जेक्ट का इतना है और के या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू वो इतनी है, तो आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। और ये दोनों फार्मूले जो है हम लोग ड्राइव भी करेंगे, ठीक है। ये वाला ये तो इसी का अपोजिट है, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो असल चीज़ है और इसको हम लोग ड्राइव करेंगे सेकेंड केस के अंदर, क्योंकि ये सेकेंड केस से रिलेटेड है। तो तभी हम लोग यहाँ पे जो है वो मतलब एक इक्वेशन इसकी डेरिवेशन के अंदर इस्तेमाल होती है जो कि सेकेंड केस के अंदर होती है, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन अ सर्कल वाली जो हमारे पास डेरिवेशन है, उसके अंदर एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल होगी जो इसकी डेरिवेशन के अंदर काम आएगी, ठीक है। तो तभी हम लोग अभी इसको डिराइव नहीं कर रहे, इसको कब ड्राइव करेंगे, जब हम लोग सेकंड केस को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये वाली चीज़ भी हम लोगों ने याद रखनी है कि हम टाइम पीरियड ऑफ मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग वाले स्प्रिंग के ऊपर जो बॉडी लगी हुई होती है उसका टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्राइव करेंगे, जब हम इसके अंदर एक चीज़ पढ़ लेंगे जो कि हमारी काम आएगी इसकी डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक था जो कि केस 1 था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब 2 केसेस इसके रह गए हैं, एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जो कि अगली वीडियो के अंदर हम लोगों ने परफॉर्म करना है। प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन अ सर्कल है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कोशिश करेंगे कि उसको एक ही वीडियो के अंदर जो हम लोग कवर कर लें। और फिर एक और सिंपल सी चीज़ है वो सिंपल पेंडुलम है, उसको पढ़ के फिर हम लोग देखेंगे कि आगे अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हुई तो उसको डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले पोर्शन के अंदर, और अगर नहीं हुई तो हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो है स्विच कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।